Hello, dear students. Let's continue our topic India's foreign policy. Contents of this session, main points we will cover in this session are war and peace with Pakistan, Bangladesh war 1971, Russia, India-Israel relations, India's nuclear policy. War and peace with Pakistan. हम देखेंगे इसमें कि पाकिस्तान के साथ में इंडिया के कौन कौन से वॉर हुए हुए हैं और फिर उसके लिए कौन कौन सी ट्रीटीज़ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में साइन की है. द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑन कश्मीर. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 तब से ही हमारे पाकिस्तान के साथ में डिस्प्यूट थे. तो इस तरह से 4 वॉर हमारे पाकिस्तान के साथ में हो चुके हैं. फर्स्ट 1947 को माना जाता है, उसके बाद में 1965, 1971 और 1999. तो ये बात ध्यान में रखनी है. द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑन कश्मीर. जैसे ही पार्टीशन हुआ हमारा कश्मीर इशू पर दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट आज भी है. ए लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट अबाउट द शेयरिंग रिवर वाटर वॉज रिजोल्व थ्रू मीडिएशन बाय द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक की जो मध्यस्थता से जो हमारे दोनों देशों के बीच में वो रिवर वाटर को लेकर उनके शेयरिंग को लेकर जो डिस्प्यूट था, जल समझौता, वो करवाया गया. The India-Pakistan Indus Water Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960. ये इम्पोर्टेंट है कि जो इंडस रिवर एग्रीमेंट था या ट्रीटी थी वो जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान ने की थी. कब की थी? इन द ईयर 1960 में. In April 1965, Pakistan launched armed attacks in the Run of Kutch area of Gujarat. और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कि 1947 के बाद में सबसे पहला वॉर पाकिस्तान ने किया इंडिया के ऊपर 1965 में. और वो शुरुआत की रन ऑफ कच्छ एरिया जो गुजरात में है वहाँ से उन्होंने सैनिक आक्रमण किया. दिस वॉज फॉलोड बाय ए बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त टू सितंबर. और ये बड़ा हमें घटनाक्रम कब नज़र आता है या बड़ी लड़ाई कहाँ देखने को मिली? जम्मू और कश्मीर में अगस्त से सितंबर के बीच में फिर से युद्ध हुआ. शास्त्री ऑर्डर्ड इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च ए काउंटर ऑफेंसिव ऑन पंजाब बॉर्डर. उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे. उन्होंने इंडियन ट्रूप्स थे उनको लॉन्च किया या फिर उनको इजाज़त दी कि वो पूरे के पूरे जो पंजाब बॉर्डर है वहाँ पर उनको घेर ले. इन ए फास्ट बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर. और ये इतनी भयंकर बैटल थी, युद्ध था, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान सैनिक थे उनको लाहौर तक खदेड़ा. लाहौर तक उन्होंने अपना कब्जा बनाया. द हॉस्टिलिटीज़ केम टू एन एंड विद द यूएन इंटरवेंशन. और ये जो युद्ध विराम कह सकते हैं या फिर इस युद्ध का विराम जो यूएन इंटरवेंशन कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसकी मध्यस्थता से ये इस युद्ध को विराम मिला. लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान signed the Tashkent Agreement broked by the Soviet Union in January 1966. और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो जनरल थे अयूब खान उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम दिया गया ताशकंद, जो कि रसिया के या फिर उस टाइम यूएसएसआर का एक शहर था, उसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया, इसलिए इसका नाम भी ताशकंद एग्रीमेंट है. वो हुआ 1966 में और ये यूएसएसआर ने करवाया था. तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट जो हुआ था इंडस रिवर एग्रीमेंट वो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में हुआ था. और दूसरा जो हुआ वो ताशकंद एग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ताशकंद में हुआ. बांग्लादेश वॉर 1971. बिगनिंग इन 1970. अभी हम पाकिस्तान ने कितने युद्ध किए भारत के ऊपर वो देख रहे हैं. तो पहला हमने देखा कि 1947 का ट्रॉमा था, उसके बाद में 1965 में. अब जो वॉर है वो 1971 में बांग्लादेश वॉर है.
Beginning in 1970, पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। पाकिस्तान ने मतलब पहले जो पाकिस्तान था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में इंटरनल क्राइसिस चल रहा था, इंटरनल डिस्प्यूट्स थे। द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्शन प्रोड्यूस्ड ए स्प्लिट वर्डिक्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टोज पार्टी इमर्ज्ड ए विनर इन वेस्ट पाकिस्तान। और कंट्री में जब फर्स्ट इलेक्शन प्रोड्यूस करवाया गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी इमर्ज हुई वेस्ट पाकिस्तान में। मतलब पहली बार डेमोक्रेसी एक तरह से हम कह सकते हैं वेस्ट पाकिस्तान में आई। वाइल द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान स्वीप्ट थ्रू ईस्ट पाकिस्तान। और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को जीत मिली। The Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second class citizen by the rulers based in West Pakistan। अब होता क्या था, जो रूलर्स थे वेस्ट पाकिस्तान के वो अपने आप को पाकिस्तान के जो मेन रूलर्स मानते थे या फिर वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते थे। वो जो दूसरे ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जो बंगाली पॉपुलेशन थी, उनके साथ में दोगला व्यवहार करते थे और या फिर उनको सेकंड क्लास सिटीजन मानते थे। फर्स्ट क्लास वो खुद थे और उनके साथ में इस तरह का भेदभाव का व्यवहार वो करते थे। इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए दूसरी पार्टी को विजयी बनाया, जो कि अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की। द पाकिस्तान रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट। और हमेशा पाकिस्तान में जो रूलर्स थे वो डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट नहीं चाहते, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चाहते थे। इन अर्ली 1971 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीब एंड अनलीज्ड ए रिजाइन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और उन्होंने क्या किया, 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने जो शेख मुजीब थे उनको अरेस्ट कर लिया था, और ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया था आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उसके संबंध में। रेस्पॉन्स टू दिस द पीपल स्टार्टेड ए स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। और वहीं से शुरुआत हुई कि जो लोग थे, बंगाली पॉपुलेशन थी, उन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया जाए। थ्रू आउट 1971 India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in neighboring areas in India। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1971 में करीब 80 लाख रेफ्यूज़ी हमारे भारत में, जो भारत के एरियाज़ थे, भारत के जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो भारत के जो नेबरिंग एरियाज़ थे वहाँ पर आकर रहने के लिए, शरण लेने के लिए आ गए। तो हमारे ऊपर बर्डन बढ़ गया था इस वजह से रेफ्यूजीज़ का। इंडिया एक्सटेंडेड मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। अब इंडिया ने बांग्लादेश को मोरल सपोर्ट दिया फ्रीडम के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल में, कि बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन जाना चाहिए। उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। द US चाइना reapproachment that began in the late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia। और इसमें US और चाइना किसके साथ में थे? The US-China reapproachment that began in late 1960s resulted in realignment of forces in Asia। और जो US-China का जो गठबंधन था वो पाकिस्तान के साइड में उस टाइम 1960 में पाकिस्तान के साथ में ज़्यादा था। और जो उस टाइम US के जो लीडर्स थे उन्होंने पाकिस्तान होते हुए चाइना की यात्राएं भी की थी इन ऑर्डर टू काउंटर द US पाकिस्तान चाइना एक्सिस। तो ये एक ध्रुव बन गया था, US पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों का जो ये त्रिपक्षीय जो ध्रुव बन गया था उसको हटाने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए इंडिया साइंड ए 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। और इंडिया ने 20 वर्ष से ट्रीटी पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी सोवियत यूनियन के साथ में 1971 में। दिस ट्रीटी एश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ़ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। और सोवियत यूनियन ने एश्योर किया था कि इंडिया ने यदि कोई भी इंडिया के साथ में युद्ध करता है तो वो इंडिया की सपोर्ट करेंगे, इंडिया की हेल्प करेंगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि US भी पाकिस्तान ने पहले से ही US को ज्वाइन कर रखा था, उसके अलाइज को ज्वाइन कर रखा था, और चाइना भी पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। तो ये तीनों कंट्रीज आपस में सपोर्टिव हो गई थी। तो इंडिया ने फिर USSR से हेल्प मांगी थी और USSR ने उनके साथ में 20 ईयर की ट्रीटी साइन की थी।
ए फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971 और 1971 में एक बड़ा युद्ध इंडिया और पाकिस्तान में फिर से हुआ। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान वाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट। और पाकिस्तान एयरक्राफ्ट जो एयरवेज थे उसमें उन्होंने पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर हमला किया, और जो आर्मी थी उन्होंने जम्मू और कश्मीर तक अपने पैर फैलाए। इंडिया retaliated with the attack involving the Air Force, Navy and the Army on both the Western and the Eastern Front। इंडिया ने जवाब में, इंडिया का जो जवाब था, उन्होंने तीनों फोर्सेज लाइक एयर फोर्स, नेवी और आर्मी उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पर भेजे। विद इन 10 days द इंडिया आर्मी हैड सराउंडेड ढाका फ्रॉम 3 sides एंड पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 हैड टू सरेंडर। और इंडिया ने विद इन 10 days के अंदर ढाका को पूरी तरह से घेर लिया, तीनों साइड से घेर लिया, और पाकिस्तानी आर्मी लगभग 90,000 जो आर्मी पर्सन्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire। और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बनाकर इंडिया ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। द साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972 फॉर्मलाइज द रिटर्न ऑफ पीस। और दोनों देशों में शिमला एग्रीमेंट हुआ जिसमें इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने 3 जुलाई 1972 में साइन किया। और इसके जो मेन पर्पस था वो था फिर से शांति को गेन किया जाए, फिर से पीस को गेन किया जाए। मोस्ट पीपल इन इंडिया शो दिस एज ए मोमेंट ऑफ ग्लोरी एंड ए क्लियर साइन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। इसमें जो मोस्ट पीपल थे, जो भी लोग थे, उन्होंने इंडिया को इसको ग्लोरी के रूप में सेलिब्रेट किया कि इंडिया ने जो पाकिस्तान जो आर्मी थी उसको फिर से खदेड़ दिया, और इसको एक तरह से हमारी जो मिलिट्री पावर थी उसकी इंडिया की जो ग्रोइंग मिलिट्री पावर थी उसके रूप में उसको देखा गया। इंडिया रशियन रिलेशंस। अब हम देखेंगे इंडिया का रसिया के साथ में किस तरह का रिलेशंस हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया एंड द सोवियत यूनियन हैड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। हमने देखा था कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का झुकाव हमें यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा देखने को मिला था। तो कोल्ड वॉर से ही इंडिया और जो सोवियत यूनियन था उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशंस था, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, ये हमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर द dissolution of the Soviet Union, Russia inherited its close relationship with India, which resulted in both nations sharing a special relationship। और हमने देखा कि जैसे ही सोवियत डिसइंटीग्रेशन होता है, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है, रसिया को विरासत में मिला ये रिलेशनशिप, इंडिया के साथ में रसिया को विरासत में मिला, विच रिजल्टेड इन बोथ नेशन शेयरिंग। और ये आज तक भी दोनों देशों के बीच में स्पेशल रिलेशंस को बढ़ावा देता है। ओइंग टू द bonhomie shared by the country's respective leaders, Prime Minister Narendra Modi and President Vladimir Putin, the bilateral relationship has seen further growth and development। और हम ये खुशमिजाजी कह सकते हैं या फिर ये जो दोनों देशों की हैप्पीनेस है, दोनों देशों के जो प्राइम लीडर्स हैं नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट वहाँ के व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने इस द्विपक्षीय रिलेशंस को आगे के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बढ़ाया हुआ है। ट्रेडिशनली द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज़ बीन बिल्ट ऑन 5 मेजर कंपोनेंट्स। हमारे इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है वो 5 मेजर कंपोनेंट्स में हम देख सकते हैं, लाइक पॉलिटिक्स, डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म, कोऑपरेशन एंड स्पेस। इन 5 चीज़ों में हमें मेजर जो कंपोनेंट्स है वो दिखाई देते हैं हमारी पार्टनरशिप्स के। हाउएवर इन रिसेंट ईयर ए 6th इकोनॉमिक कंपोनेंट हैज़ ग्रोन इन इम्पोर्टेंस। और जो छठा जो कंपोनेंट जोड़ा गया है, छठा तत्व जो जोड़ा गया है वो हमारा आर्थिक रूप से भी अब हमारा रसिया सपोर्टिव है।
importance with the both countries setting a target of reaching $30 billion in bilateral trade by 2025 कि हमारा एक जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है कि हम 2025 तक हमारा जो टारगेट होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में शेयरिंग का वो $30 बिलियन तक पहुंचने का है। इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल बोथ कंट्रीज आर लुकिंग टू डेवलप ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इस गोल तक पहुंचने के लिए दोनों देशों ने FTA साइन किया हुआ है। बायलेटरल ट्रेड बिटवीन बोथ कंट्रीज इन 2012 ग्रू बाय ओवर 24% और दोनों देशों के बीच में ये द्विपक्षीय व्यापार 2012 से 24% बढ़ा है। The powerful IRIGC, India-Russia Intergovernmental Commission, is the main body that conduct affairs at the governmental level between both countries. दोनों के गवर्नमेंट के लिए ये IRIGC काम करता है, जो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इंटरनल जो इश्यूज़ है या फिर जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके लिए ये कमीशन काम करता है। रशिया हैज़ स्टार्टेड पब्लिकली दैट इट सपोर्ट इंडिया रिसीविंग ए परमानेंट सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और रशिया ने पब्लिकली ये सपोर्ट किया है कि इंडिया को यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द रशियन डिफेंस इंडस्ट्री और इंडिया रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसका सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है। इन 2070 अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ इंडियन मिलिट्रीज हार्डवेयर इम्पोर्ट केम फ्रॉम रशिया और 2017 में अप्रोक्सीमेटली 68% जो इंडियन मिलिट्री वेपन्स थे या जो हार्डवेयर थे वो रशिया से इंपोर्ट किए गए थे। अब हम देखते हैं इंडिया इजराइल रिलेशंस। ये जो रसिया और इजराइल है ये हमारे न्यू एडेड टॉपिक्स है, तो इनको ध्यान से देखना है आपको। Nearly 45 years after independence, due to various reasons, India's foreign policy in the Middle East region, now called West Asian region, and India's relation with West Asian countries were mainly concentrated with Islamic countries. और हमारे लगभग 45 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारे रीजन से जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो मिडल ईस्ट रीजन या फिर इसको हम कह सकते हैं वेस्ट एशियन रीजन या फिर हम इनको इस्लामिक जो कंट्रीज़ है अरेबिक जो कंट्रीज़ है उनके साथ में इंडिया ने अपने जो रिश्ते हैं वो संबंध है वो सुधारने की कोशिश की है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियाज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स इजराइल द ओनली नॉन इस्लामिक कंट्री इन दिस रीजन। आप सबको पता है कि इजराइल इन अरब कंट्रीज़ के बीच में एक अकेला नॉन इस्लामिक कंट्री है। रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड notwithstanding the two nations gaining independence from the British colonial rule in 1947 and 1948 respectively। हमें पता है कि ये भी बात ध्यान में रखने की है कि इन दोनों ही देशों ने एक साथ लगभग स्वतंत्रता प्राप्त की और ब्रिटिश कॉलोनिकल पीरियड से दोनों बाहर आए, एक 1947 में एक 1948 में। Though historical and cultural ties between India and Israel have gone back from times immemorial, diplomatic relations formally developed between the two after the opening of Israel embassy in India in 1992। दोनों की जो बैकग्राउंड था कल्चरल हिस्टोरिकल मान सकते हैं कि दोनों ही कॉलोनिकल कंट्रीज़ थी। उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ ने अपने जो रिश्ते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो 1992 के बाद में शुरुआत की, जब इजराइल ने अपनी एम्बेसी जो थी राजदूत वो थे दूतावास जो थे वो इंडिया में बॉम्बे में खोला उन्होंने पहला अपना 19 तब से इनके बायलैटरल रिलेशंस की शुरुआत होती है। The two countries have an extensive economic, military and strategic relations। दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कह सकते हैं, सैन्य कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की शुरुआत हुई। India is the largest buyer of Israel military equipments and Israel is the second largest defense supplier to India after Russia। और हम ये कह सकते हैं कि रसिया के बाद में जो इजराइल है वो इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। पहला रसिया करता है, दूसरा इजराइल करता है। इंडिया इज़ द और इंडिया जो इजराइल मिलिट्री इक्विपमेंट है उसका सबसे बड़ा खरीदार भी है।
Relations further expanded during Prime Minister Narendra Modi's administration, with India's abstaining from voting against Israel in the United Nations in several resolutions. और ये हमें रिलेशंस एक्सपेंड हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन से, जब उन्होंने इजराइल के खिलाफ वोटिंग करने से यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे सेवरल जो रेजोल्यूशंस चल रहे थे उसके अगेंस्ट में वोटिंग करने के लिए मना कर दिया था. The two nations are negotiating an extensive bilateral free trade agreement focusing on areas such as information technology, biotechnology and agriculture. दोनों देशों के बीच में FTA भी साइन हुए हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को लेकर इन्होंने FTA भी साइन किए हैं. अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल पोल कंडक्टेड इन 2009, 58% of Indian expressed sympathy with Israel compared with 56% of American. और इंटरनेशनल पोल कंडक्ट किया गया था जिसमें 58% इंडियंस जो थे उन्होंने इजराइल के लिए सिंपैथी व्यक्त की, बजाय कि अमेरिका ने ओनली 56% उनके लिए सिंपैथी प्रकट की. इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी. अब हम देखेंगे कि जो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो किस तरह की है. द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मई 1974. इंडिया के द्वारा जो पहला नाभिकीय परीक्षण कह सकते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कह सकते हैं, वो 1974 में किया गया. ए सिग्निफिकेंट component of his industrialization plans was the nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of होमी जहांगीर भाभा. हालांकि ये जो इनकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि 1940 के दशक में ही, शुरुआती दशक में ही हो गई थी, जो वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के मार्गदर्शन में हुई. इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज. इंडिया ने हमेशा ये बात ध्यान रखी है कि उन्होंने जो एटॉमिक एनर्जी जनरेट की है वो खाली पीसफुल पर्पज़ के लिए ही की है. When Communist China conducted nuclear test in October 1964, the 5 nuclear weapon powers, the US, USSR, UK, France and China, tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty of 1968 on the rest of the world. और जब चाइना ने अपनी न्यूक्लियर कंडक्ट कर लिया 1964 में, उसके बाद में 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ बन गई थी, US, USSR, UK, फ्रांस और चाइना. और उन्होंने उसके बाद में कह दिया कि अब हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि करेंगे, कि इसके बाद कोई भी इस तरह की ट्रीटी नहीं करेगा, इस तरह के नाभिकीय परीक्षण नहीं करेगा, और पूरे संसार के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये लागू कर दी. India always considered the NPT as discriminatory and had refused to sign it. इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया क्योंकि इंडिया हमेशा कहता था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब ये भेदभाव कर रही है. 5 देशों के पास में तो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर्स भी हैं, और अब ये दूसरे देशों को नहीं बनाने दे रहा. इट मीन्स वो अपने पावर अपने हाथ में रखना चाहती है, इसलिए इंडिया ने इसको हमेशा से रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उस पर साइन नहीं करेगा. इंडिया कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998. 1974 के बाद में इंडिया ने सेकेंड जो न्यूक्लियर टेस्ट किया वो किया था 1998 में, डोमेस्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पज़. और उन्होंने कह दिया कि जो डेमोस्ट्रेशन है वो खाली मिलिट्री पर्पज़ के लिए हो रहा है, उसकी कैपेसिटी को दिखाने के लिए ही हो रहा है. इंडिया आर्ग्यूड दैट इट वाज कमिटेड टू पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पज़. इंडिया ने हमेशा इस बात के लिए कमिटमेंट किया है कि ये जो पॉलिसी है, जो न्यूक्लियर पावर है, उसका यूज़ खाली शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए होगा, पीसफुल पर्पज़ के लिए ही होगा. The period when the nuclear test was conducted was a difficult period in domestic politics. और जब न्यूक्लियर टेस्ट हमारे यहाँ पर हो रहे थे वो हम बहुत डिफ़िकल्ट, उस टाइम जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, घरेलू अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से संकट के दौर से गुजर रही थी.
फॉलोइंग द अरब इजराइल वॉर ऑफ 1973, क्योंकि उस टाइम अरब इजराइल वॉर हो गया था 1973 में, द एंटायर वर्ल्ड वॉज अफेक्टेड बाय ऑयल शॉक ड्यू टू द मैसिव हाइक इन द ऑयल प्राइसेस बाय द अरब नेशंस, क्योंकि पूरा विश्व ऑयल शॉक से गुजर रहा था, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ थी उन्होंने ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी थी। इस वजह से हमारे यहाँ पर भी जो मुद्रास्फीति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ पर भी इकोनॉमिक टर्मोइल था, आर्थिक व्यवस्था एक तरह से संकीर्ण हो गई थी या कम हो गई थी, हमारी अर्थव्यवस्था में भी धक्का पहुंचा था, क्योंकि जो रेट्स थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। India's nuclear doctrine of credible minimum nuclear deterrence professes no first use। हमारे जो शक्ति के डेटरेंस है, शक्ति संतुलन है, वो हमेशा इस पर टिका हुआ है कि हम हमारे न्यूक्लियर्स का पहली नो फर्स्ट यूज़ मतलब हम पहल नहीं करेंगे, यदि हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो इसी पर ही बेस्ड है, नो फर्स्ट यूज़, एंड रिट्रेट्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिजार्मेंट लीडिंग टू ए न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव युक्त न्यूक्लियर डिजार्मेंट नहीं है, हम जो हैं वो न्यूक्लियर्स का फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।